आज का पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स बिकॉज जो टॉपिक है ना आज के पॉडकास्ट का एक वो बहुत ही नुआंस्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपको सीखने वाला है क्योंकि हम लोग जो हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, जो एलीट चैंपियंस रहे हैं हमारे फील्ड के, उनकी मेंटालिटी को, उनके माइंडसेट को, उनके थॉट प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और इसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी। तो आज कौन आने वाला है गेस्ट? एग्जैक्टली, वी हैव मिसेस मुग्धा बावरे मैम, जो कि टॉप इंडियन क्रिकेटर्स की साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। नॉट ओनली दैट, अभी वुमेन्स क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप गई थी तो उनके साथ भी हो गई थी, एंड ओलंपिक्स में भी गई थी वो एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो इतना रिच एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इनसाइट शेयर करी, चाहे वो विराट कोहली का अग्रेशन हो, चाहे वो रोहित शर्मा का इंटेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो धोनी की काम हेडेड डिसीजन मेकिंग हो। हर चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें मिलेंगे एंड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। तो आराम से बैठिए एंड बिफोर स्टार्टिंग आपको जो 2-3 चीज़ें हम लोग हमेशा कहते हैं, एग्जैक्टली, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमने जो मेंबरशिप्स लॉन्च करी है उसको जाके चेकआउट करिए, एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाके आप अपने जैसे दोस्तों से बातें कर सकते हैं। तो ये सब कर दीजिएगा और आप आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। मैम, जो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना था, एंड आई थिंक ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आता है कहीं ना कहीं, जो एथलीट्स टॉप लेवल पे खेल रहे होते हैं। जैसे मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल, मैंने जब हम लोग बचपन में अकेडमीज जाया करते थे तो हमें सुरेश रैना जी का एग्जांपल दिया जाता था। उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी एक बार कि, एंड दिस इज़ नॉट ऑन कैमरा बाय द वे, ये उन्होंने कहीं ऑफ स्टेज ऐसी बच्चों के साथ कहा था कि एक्चुअली में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना इज़ काइंड ऑफ ईजियर फॉर मी दैन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हें बनी बनाई पिचेस मिल रही हैं, अच्छा सा माहौल मिल रहा है, अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। असली ग्राइंड और असली स्ट्रगल तो तब होता है जब स्टेडियम में कोई लोग नहीं होते, फैसिलिटीज़ वैसी नहीं होती, पिच वैसी नहीं होती है। माई क्वेश्चन एक्चुअली वॉज कि ये जो टॉप लेवल के एथलीट्स हैं, आपने इनके साथ काम करा हुआ है, क्रिकेटर्स के साथ स्पेसिफिकली, हाउ मच ऑफ इट इज़ एक्चुअली मेंटल एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ एक्चुअली स्किल? इट्स अ वेरी रिटोरिक क्वेश्चन, आई नो, बट आई थिंक इससे आप जितना सीखना चाहो ना उतना सीख सकते हो। Absolutely. Yeah. I think that's true what you said just now. And I would say now, of course, since I'm a psychologist, I would definitely say it's more of mental. But this is what I usually tell athletes is when we are training, it's more of your technical and the skill part. So we are focusing more on the skills because mentally हमको वहाँ पे तो हारे जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता है. So we're not really focusing more on the mental aspects when we are training or practicing. But yes, when we are into the tournaments, into the matches, it is more of, I would say 90% of mental. Yeah. So वहाँ पे क्योंकि skill पे हम लोग focus नहीं करते, it is the more the entire focus goes on to your कि दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं. So it's more of mental. Right, so that's where यहाँ पे चीजें ज्यादा चलती है, whereas the skill part happens automatically. Second, as you said, obviously when you are playing into the conditions which are not so favorable, like something like domestic, जहाँ पे हम लोग ने कोविड में भी देखा था कि spectators नहीं थे, लोग नहीं थे, and my players really had a tough time playing in those situations. So I would say at those moments it's more of mental, it's more coming from the way you are thinking. See, mental is nothing else but the simple definition of mental training or mental aspects is the way you think. So जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह से आपका वो वो क्रिएट हो जाता है, माहौल क्रिएट हो जाता है. So as I said, when you are competing, it's more coming from the mental aspects. I hope I've given the right answer. I heard a top athlete say, and I think it was not just in cricket but across multiple sports, that आपको स्किल तो चाहिए ही चाहिए एक लेवल पे पहुंचने के लिए. लाइक फॉर टू रीच टीम इंडिया आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए होगी, बट उसके बाद टीम इंडिया में कौन प्लेयर निखर के आएगा, कौन प्लेयर टॉप पे आएगा, वो मेंटल डिफरेंस होगा. लाइक एथलीट्स से कि टॉप लेवल पे जो स्किल लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है. इट इज़ जस्ट अबाउट द मेंटल स्टेट कि आप किस लेवल परफॉर्म कर सकते हो. Absolutely. See, I mean, I always give an example. Say like 100-meter dash in Olympics. You see in the finals 8 runners, hardly fractions में कुछ difference होगा, like 9.8, 9.7, 9.6. So skill wise they are almost the same, right? कहाँ से आ रहे हैं, कौन से country से, they are almost the same. But
only 3 would be gold, silver, bronze. And that is, skills to hai hi, but your game awareness, your situational awareness, and how mentally tough you are to, absorb that pressure, take it as a challenge and just hit that. It all depends on the way you're looking and the way you are adapting to that situation. And it's all mental at that moment. पता है मैम, यहीं से हम लोग अपने पहले सेगमेंट पे एंटर करते हैं, विच इज़ एज वी आर डिकोडिंग द माइंडसेट ऑफ दीज टॉप एथलीट्स जो कि चैम्पियन रहे अपने लाइफ में. एक मुझे लगता है जैसे हम लोग की जनरेशन के लिए, जैसे मेरे लिए पर्सनली सचिन तेंदुलकर मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे, बट मोहित के साइड पे ज़्यादातर लोग विराट कोहली से एसोसिएट करते हैं. एंड विराट कोहली की मुझे एक सबसे जो एस्टॉनिशिंग चीज़ लगती है वो ये है कि मैम, एंड ये हमने लेब्रॉन जेम्स के साथ भी देखा है, हमने मेसी एंड रोनाल्डो के साथ भी देखा है, दीज आर द टॉप एथलीट्स ऑफ देयर ओन फील्ड्स, कि जब एक बड़ी ओकेजन आती है ना, एक बड़ा ही पॉपुलर मैंने एक नैरेटिव सुना है कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज. ये मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हम जब वर्ल्ड कप में जा रहे होते खेलने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल एक हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा मैच है जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें मैम मैं जानना चाहता हूँ आप प्लेयर्स से क्या बोलते हो. नंबर 1, जस्ट ट्रीट इट लाइक एनी अदर गेम, जो कि हम लोग मीडिया में बहुत पॉपुलरली सुनते हैं प्लेयर्स को बोलते हैं, या नंबर 2, एक्सेप्ट कि ये बड़ी ओकेजन है और मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दूंगा. वो नैरेटिव माइंडसेट का क्या होना चाहिए? See, here one thing I would say, and that's a difference between, as I said, team and individual sport, because I handle both the sectors, individual events as well as team. So when it especially comes to cricket, there are the entire team, you have to take them together. Okay, so entire team in the sense every player has their own personality, knowingly, unknowingly, that we get it on the field, right? The thinking process, their earlier experiences, the expectations. Each player, I'm counting like not only 11, but those who are even sitting outside, right? So 15 of them collectively bringing all of these things together. So one, as a sports psychologist, it's not what at the last minute, at that moment, what we tell the players, but as a sports psychologist, since I said, I've been working with these players since a very, very long time. And one of the reasons for that is because now, to some extent, I almost know the thinking pattern of the players. And my tips to them or the narratives depend on what the personality of the player is. Because see, एक narrative मैं 15 जन को नहीं दे सकती. Okay, because each one of us will interpret it in a different way. If I tell someone ki just go and just take it as a challenge and just barge in and just, blast, maybe that would, one of the players would take it as a pressure, whereas the other one would take it as a challenge. So the whole aspect of sports psychology, again, maybe which through this episode I would like to highlight on, is it's not the last minute narrative or the tips that I give it to the players, but it all depends on how the player and what is his or her ability to grasp, depending on his or her personality, that those narratives going. So maybe like, I can't take the names, but one of the players keeps telling me that, just make me more angry so that I can go there. I can, in that anger, I can perform well. Now, since I know that player, her personality, I usually know what are the cues or what are those triggers that will bring in that anger. Now, this, I cannot use it with all other 14 players. Yeah, there are some I have to really mold them and manage them so well and, give them that cushion so that they feel more confident and then they can perform. So every player has a different style. Every player would have a different narrative, and that's where my job is to understand and then give them and advise them accordingly. Damn, that anger part is quite interesting. Actually, पता है, मैं इस पे एक फॉलो क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया. ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है. इफ़ यू आर लीडिंग अ टीम, ऑफ कोर्स, जैसे कि आप भी जिस पोजीशन में हैं मैम, कई बार ऐसा होता है कि आपके टीम के प्लेयर्स कुछ होते हैं जो कि नेगेटिव मोटिवेशन से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कुछ होते हैं जिनको प्यार से बात करनी पड़ती है. Exactly. ये मैम इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इफ यू हैव एनी इनपुट्स ऑन दिस? So as I said, it is purely your experiences in the past, and it all is the way you have developed yourself in the past. See,
one of the aspects which are attached to it is your coaching style. बचपन से आप जब भी कोचिंग ले रहे हैं, it all depends on the kind of inputs that you've got from the coaches, right? There are some coaches, उनकी coaching style प्यार से समझाना, support करना, encourage करना, but I wouldn't say previous generation, but I would say 20 years back, it was not so much of a cushioning and, प्यार से बोलना, but it was more of, negative encouragement, I would say. And that's where, the players have got adapted to that style. So one of the reasons is why the player has developed that is because the kind of coaching style he or she is coming from. And the second is your own personality. So usually when I take parent sessions also, I say that, हमेशा वो एक डंडा लेके work करेगा ऐसे नहीं है. There are some players who would want that and they would do well under that kind of threat. But there are other players who would get completely, they will completely go under pressure and just not be able to even give their basic जो है उतना भी नहीं कर पाएंगे. शेल में चले जाएंगे एक तरीके से. शेल में चले जाएंगे. So again, as parents, as coach psychologists, as coaches, we all need to understand the basic style of every player. Because that's the way that you are going to, the way skill training आप कर रहे हैं, mentally भी आपको वो तरह से mold करना पड़ेगा player को और उनकी personality समझ के वो करना है. So that's where when I take seminars and programs for the coaches, one of the things which I teach them is the coach-athlete relationship and the communication, which is very, very crucial. So you cannot have that one jersey fits all. You have to keep changing it. As coaches, even for me as coach psychologist, I need to change the way I communicate with the players. मैम कुछ प्लेयर्स होते हैं ऐसे जिनकी पर्सनालिटी या फिर उनका करिश्मा देखने के लिए आप टीवी पे भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. लाइक इतनी इन्फेक्शियस होती है. एंड आई वुड नेम 2 एथलीट्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड विराट कोहली. एंड द थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क इज, इन 2 प्लेयर्स को जितना मैंने जज करा है टीवी पे देख के या फिर इनके ऑफ फील्ड इंटरव्यूज़ देख के, मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जब भी वो बड़े मैचेस आते हैं, जब भी वो बड़ी मोमेंट्स आती हैं, इनका रिएक्शन उनकी तरफ ऐसा होता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जबकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा साइड कैरेक्टर रोल प्ले कर लेते हैं, जो मेन बंदा है वो खेल लेगा. तो क्या ये माइंडसेट जो है वो आदमी इम्बाइब भी कर सकते हैं या दे आर जस्ट बोर्न विद इट? It's both, I would say, 50-50 to some extent. But it's more so that you are born with. Like, for example, if you look at Virat Kohli, I think it's in his genes. Yeah. So, वो personality ऐसे है, he is born with that kind of an attitude or that kind of like, कि कुछ भी दे दो, I'm ready to accept. So, what we call it as a leadership ability. So, even Ronaldo, Virat Kohli, what we see is it's more of the leadership skills, which is more so I would say it's inborn, it's inbuilt. But yeah, it doesn't mean कि जिनके पास नहीं है वो मोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है. But that is something which we can do. And the best part of mental training, which I always tell players, is that ठीक है, I mean, कुछ तो part आपके पास है, but the other things is something which we can learn, which we can develop, which we can mold. But you need to be aware कि these are my strength areas and this is something which I'm lacking on and I need to take efforts to work on and improve on that. So leadership skills बिल्कुल ही build नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. You definitely can work on that. But one, you need to be aware. Second, you need to have that acceptance, because acceptance will open up and will make you accept those changes that you're planning to make. And in sports, you can't be too rigid. You have to be open to changes. अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ यहाँ से. एंड ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फेवरेट है एंड ये आई थिंक हम सारे क्रिकेट फैंस के दिलों में था 10 साल से. जब हम लोग देख रहे थे कि 2013 से 2024 जो ये 10-11 साल लग गए एक और ट्रॉफी आने में. मैम, जब भी आप किसी टीम स्पोर्ट में डील कर रहे होते हो, यू नो कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेस्ट क्वालिटी का है. हमारे जैसा टैलेंट किसी भी कंट्री के पास नहीं है. वो लोग फाइनल्स तक या सेमीफाइनल्स तक आके अपनी असली वैल्यू दिखाते भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल मोमेंट पे आके एक स्टेप पीछे रह जाते हैं. एंड इसमें मैंने कितने सारे क्रिकेटर्स का इंटरव्यू भी सुना था. जैसे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती इस बार 2024 में, तो हार्दिक पांड्या जब वो रो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यार पता नहीं क्या हो रहा था ऐसा,
कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे थे लेकिन वो बस एक कदम पीछे रह जा रहे थे कुछ ना कुछ करके। इसमें मैम आप पर्सनली अपना थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट दीजिएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी भी है, लक नहीं काम कर रहा होता, बट हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली साइकोलॉजी एज वेल? ऑफ कोर्स मैं लक के हिसाब से वो डिनाई नहीं करूंगी, लक तो है ही। और सो लक डेस्टिनी वो चीजें है, आई कैन नॉट कम्प्लीटली वो मैं निकाल नहीं सकती हूँ, पर यस थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी है, क्योंकि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स है जो मे बी आई वुड से कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, या प्रेशर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है, या फॉर दैट मैटर स्पेशली टीम गेम्स में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें एक साथ आने को वो एक मोमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ये आपने वो अचानक तो ये सारी चीजें नहीं आ सकती है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत सालों से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे स्किल एक दिन में तो नहीं आता है, राइट? यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट एंड वन फाइन डे यू नो कि ओ वाओ, आई मीन यू गेट इनटू दैट जोन एंड यू स्कोर्ड अ सेंचुरी और अ डबल सेंचुरी। सो मेंटल ट्रेनिंग के हिसाब से भी, मेंटल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पैरामीटर्स है हम एक्चुअली वो रिकग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत बार हम वो लक के ऊपर छोड़ देते हैं कि अरे ये टाइम वी वर लकी, वी वर डेस्टिन्ड टू विन, पर हमेशा तो ऐसे नहीं होता है। लक तो एक बात है, मगर हम मेंटल एस्पेक्ट्स पे कॉन्शियसली फोकस नहीं करते, राइट? सो व्हेन आई वर्क विद द टीम्स, मैं उनको हमेशा वही बताती हूँ कि ये मेंटल एस्पेक्ट्स हमको समझना, get it on surface, recognize it, work on it, so destiny के साथ even we are sure कि we know we are prepared, और फिर लक तो एक ने और 4 बार तो आएगा ही, आपको सपोर्ट करेगा। पर हम ये चीजें जब तक recognize करते नहीं है, पैरामीटर्स recognize नहीं करते हैं, तो then it becomes कि 4 में से 1 बार लक हो गया और हम जीत गए, राइट? नाउ if क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देना है तो विमेन क्रिकेट में Australia have been like 6-time winners. So 6 times you cannot say that they've been lucky, right? So ये सारी चीजें वो बैक एंड में सालों साल उसके ऊपर काम करके जा रहे हैं, because we do understand that all these parameters are equally, I'm not saying more important than skill work, but equally important to your physical skills, your fitness, your diet, everything. So आपको समझना है कि कम्युनिकेशन कुछ तो काम करता है टीम में। द वे यू इंटरैक्ट विद अदर्स, द वे यू अंडरस्टैंड ईच अदर, द वे यू अंडरस्टैंड कि हर एक मोमेंट पे हर एक प्लेयर कैसे रिएक्ट करता है, फेलियर्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, सक्सेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक दूसरे को अच्छे तरह से और ज्यादा आप जैसे जानना शुरू करेंगे, वहां पे ही एक सिनर्जी क्रिएट होती है टीम में, and that synergy helps you to actually grow in your performances, and then we increase the chances of winning more and more. And especially ये team events में, team games में ये बहुत जरूरी है। So I wouldn't say कि वो completely हम luck के ऊपर छोड़ेंगे या completely हम psychological aspects पे छोड़ेंगे. It's a combination of both. But the more you work on psychological aspects, you're increasing the chances that you be lucky more and more often. आई थिंक साइकोलॉजिकली तो मुझे जेन्युइनली लगा था कि इस साल भी हमारा जब वो एक मोमेंट आया था जहाँ पे सबको लग रहा था कि यार कहीं हार तो नहीं जाएंगे वापस, और फिर अल्टीमेटली हमने टर्न अराउंड कर दिया वो, तो दैट जस्ट शोड कि कितना ज़्यादा वर्क करा होगा एथलीट्स ने अपने मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर भी। बट द वे यू टॉक्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से सब लोग हमेशा वो चीज़ एसोसिएट करते हैं। एंड वॉट आई फील इज़ कि किसी भी इंडियन एथलीट को एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रेशर फेस करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन। अगर आप 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई और आपकी जगह लेने को तैयार है। प्लस जो पब्लिक स्क्रूटिनिटी मिलती है, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म मिलता है, दैट इज़ टू एन एक्सट्रीम लेवल। एंड ऑस्ट्रेलिया में सब लोग कहते हैं कि देयर इज़ नॉट दैट मच प्रेशर अबाउट इट। किसी भी आप इवेंट में जा रहे हो, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जा रहे हो, तो वो उस लेवल का प्रेशर नहीं होगा। तो क्या वो चीज़ प्रॉब्ली हेल्प करती है ऑस्ट्रेलिया को एक वो मेंटल एस्पेक्ट में एक एज लाते हुए? मैम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैंने बहुत पब्लिकली इसको वॉइस भी करा है, एंड आपके पास एक बेटर व्यू होगा, आप इसको मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोलता हूँ। इन माई एक्सपीरियंस जब मैंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट में कम्पीट करना शुरू किया था, एज अ बैटर एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, आपको ये पता है कि आपके साथ 5000 बच्चे अभी और खेल रहे हैं इस वक्त। सिलेक्टर्स जो हैं वो हर एक
5,000 अगर बैट्समैन है तो 5,000 बैट्समैन की बैटिंग तो नहीं देखने आ सकते, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करेंगे, वो स्कोर कार्ड में से जो टॉप स्कोरर्स हैं, दिस इज़ वेरी ग्रास रूट लेवल, उनको सेलेक्ट ट्रायल्स के लिए आगे बुलाएंगे, फिर शायद उनकी बैटिंग थोड़ी बहुत देखना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड वो कभी कंटिन्यू कर रहे रन्स मारने के लिए। ऐसे में क्या हो जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप फियर ऑफ फेलियर वाले माइंडसेट में ना रहें। बट क्योंकि आप बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो कि इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आप वो सर्वाइविंग मोड से थ्राइविंग मोड पे कभी शिफ्ट ही नहीं कर पाते हो। एंड कहीं ना कहीं वही साइकी बचपन की हमारे वो फाइनल्स में आ जाती है दोबारा। इज देयर एनी सब्सटेंस टू व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, absolutely true. So this is what generally when I interact with the players, this is what I say that हम हमेशा वो survival mode पे ही रहते हैं, whether it is cricket or whether when I deal with any other individual sports as well. So see, one, I agree that sports as a culture is again contributes a lot when it comes to performance. So when we look at New Zealand, when we look at Australia, they have sport culture, whereas we don't. Yeah, it's just started growing and I think we have a long way to go, but at least शुरुआत तो हुई है। पर बाकी कंट्रीज में देखा जाए, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उनके पास कल्चर है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी मैं 2.5 महीना न्यूजीलैंड में थी, जब भी मैच ऑफ डेज होते थे, हम लोग बाहर जब भी घूमने निकलते थे या वीकडेज पे या वीकेंड्स पे, वी यूज्ड टू सी फैमिलीज कार में बैठ के निकल जाते हैं, आइदर दे आर इनटू प्लेइंग गोल्फ या पानी में तैर रहे हैं या क्लब्स में जा रहे हैं। सो वहां पे इतना ज्यादा कल्चर नहीं है कि अच्छा छुट्टी है तो मॉल में जाएंगे, छुट्टी है तो मूवीज, दे डू दैट ऑफ कोर्स, पर वो एक स्पोर्टिंग कल्चर ही है कि गाड़ी में साइकिल डालते हैं और निकल जाते हैं। सो वन एस्पेक्ट, या इट डज कंट्रीब्यूट टू योर परफॉर्मेंसेस बिकॉज इट्स अ कल्चर, बट आई थिंक एज आई सेड कि अभी वो कल्चर हमारे इधर भी चेंज हुआ है। वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, सो दैट्स वन थिंग। बट सेकेंड, या वो सर्वाइवल मोड की जो आपने बात की है, सो वी नाउ हैव टू, इट्स हाई टाइम दैट वी मूव इनटू सर्वाइवल मोड से आगे डोमिनेटिंग मोड. So that is what I call, and in terms of my efforts when I'm dealing with athletes as a sports psychologist, I try to develop my program as to how I can take my players from the survival to the dominating mode. And again, coming down to, मैं बार-बार personality की बात कर रही हूँ क्योंकि psychology is based on human characteristics and personality. तो वो personality हमको build करने सी, the basic difference between behavior and personality is personality you are born with, behavior is adapted. You can change the behavior. So जब भी personality एक फिक्स्ड माइंडसेट से आप आ रहे हैं या आपकी पर्सनालिटी है तो उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट वहां पे एक्सेप्टेंस हो एंड व्हेन यू नो कि ये सारे मे बी इम्प्रूवमेंट एरियाज है, जब भी आप अवेयर है तो हम वो चेंज लेके आ सकते हैं. सो डेफिनेटली ये डिफरेंस है एंड डेफिनेटली हमको ये डिफरेंस चेंज करना है एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज. और आई डोंट फील कि इंडिया बहुत पीछे है इसमें, क्योंकि स्किल वाइज वी आर गिविंग देम टफ फाइट. Ma'am, on a lighter note, is it safe to say कि when you don't care about things that much, you do them much better? Yeah, could be. See, it's not that you don't care. Of course, even Australia or New Zealand they want the cup or the trophy as badly as we want it. Yeah, so वो level पे of course everybody is striving to get that trophy, but I would say कि थोड़ा बहुत ये जो pressure absorb करने की ability है, we are working on it. So maybe they are there since a very long time, since as I said that it's been a culture, and they don't take it too much to heart is what I have seen, especially in other sport as well. It's like they move on quickly. एक तो मैम आपने अभी जो ये प्रेशर की बात करी ना, मेरा नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इसी से रिलेटेड होने वाला था. फॉर यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जब से IPL आया है उनके लिए आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि अब आपको इंडियन क्रिकेट के लिए अपना टैलेंट शोकेस करने का एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म मिल रखा है. और अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो, द वर्ल्ड इज़ नोटिसिंग यू. ये एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर है, बट मुझे लगता है इसका एक कंसेक्यूटिव एक जो फ्लिप साइड है कॉइन की, वो ये भी है कि फिर एक बहुत ही यंग एज पे आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत है. अगर यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वंस इन अ कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल कि आपको IPL में खेलने का मौका मिल रहा है,
अगर आप उस मौके पे परफॉर्म ना कर पाओ तो आदमी अगर इस थॉट स्पाइरल में चला जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है। Yes, yes, I मैम understand. मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने भी ये पैटर्न शायद ऑब्जर्व करा होगा, नाउ दैट WPL इज ऑल्सो देयर, IPL का आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द IPL ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्लेयर्स? See, again, there are दो चीजें यहाँ पे है. एक तो वी वुड से कि पॉजिटिव देखा जाए तो यू नो यंगस्टर्स से हमको एक we have got some kind of all of these people right at the age of 16 maybe, क्योंकि जब भी मैं अंडर 16 प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि आपका गोल क्या है, द फर्स्ट आंसर आई गेट इज IPL. उसके पहले जब भी बैक इन 2006-7 जब ये क्वेश्चन मैं पूछती थी तो आंसर आता था रणजी. अभी वो चेंज हो गया है. नाउ इट इज वी वांट टू गेट इनटू IPL, व्हिच इज अ गुड थिंग बिकॉज प्लेयर्स they are looking up to something. एक गोल उनके सामने है. और एक चीज है कि हम टैलेंट हंटिंग जो है वो वहां से कर सकते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन वहां से कर सकते हैं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, विच आई पर्सनली फील. और बहुत प्लेयर्स ने उससे बहुत गेन भी किया है, एक्सपीरियंस भी लिया है, बहुत पॉजिटिव्स भी लिए हैं. बट सेकेंड थिंग, नेगेटिव्स, when I'm talking about mental health, to some extent, it also can be some kind of, एक pressure वाली चीज, एक reputation वाली चीज, and the third one, which can, some players जिनका selection शायद नहीं होता है IPL में, they can take it in a negative manner and it can harm their own mental health as well as it can impact their performances. So वहां पे हमको जब भी IPL इंट्रोड्यूस किया है और इतने सालों से IPL चल रहा है, अभी WPL भी है, when I'm interacting with the girls, it's an absolute a solid platform for for the youngsters, I would say, to identify the talent and to give them and nourish that talent. But at the same time, I think एक second angle भी उसमें होना चाहिए कि उनको प्रिपेयर मेंटल हेल्थ के ऊपर या मेंटली हमको उनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि 50,000 बच्चे रहेंगे बट नॉट एवरीबडी विल गेट पिक्ड अप, राइट? सो मेजॉरिटी वुड स्टे बिलो. तो हम उनके लिए भी कुछ चीजें हमको करनी है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करें. नॉट नेसेसरी कि बिकॉज सी इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक हमारे सेल्फ एस्टीम पे भी वो उसका इम्पैक्ट करता है. इफ माई फ्रेंड इज गॉट सिलेक्टेड इनटू IPL बट आई हैव नॉट, तो इमेजिन द काइंड ऑफ impact that the player who has not got qualified or selected will have. So we need to empower the coaches and the athletes and the players to handle it in a right way. और उसके लिए हमको, of course, now in men's cricket we have Ranji, we have domestic, so many things happening, we have India A, बहुत सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे नहीं तो वहां पे तो एटलीस्ट उनको they have the second option to go ahead. But yeah, it's like I would say it's both positives as well as negatives. आपने इतनी अच्छी बात बोली कि आपके iPad ने भी थम्स अप दिखाया वैसे. Sorry, I missed it. I was saying आपने इतनी अच्छी बात बोली कि आपके iPad ने भी थम्स अप दिखाया अभी आपको. Okay. एक वो होता है ना कैमरा में, इफ यू डू दिस तो फिर वो दिखाता है उस पर कैमरा पे. मैम आई वाज आस्किंग, जैसे डू यू फील कि जैसे WPL जैसी चीज़ें आई हैं तो इट हैज़ गिवन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू प्लेयर्स? Absolutely. क्योंकि एक वो मॉनेटरी सपोर्ट हमेशा हर एथलीट को चाहिए होता है जो कि वो लैक करता है इन हिज इनिशियल ईयर्स. तो इफ़ ही गेट्स इनटू समथिंग लाइक IPL और WPL तो वहाँ से आपको इंस्टेंट बूस्ट मिलता है. Absolutely. Which is, I would say, in not only in cricket, पर वो हम हर एक स्पोर्ट में चाहिए होता है. बिकॉज इफ यू सी, नॉट एवरी प्लेयर बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. तो एक वो बूस्ट जब भी उनको मिलता है, एक सपोर्ट जो मिलता है, it can in terms of performance वो कहाँ से कहाँ उनको लेके जाता है. and that is what we have seen in WPL also. तो opportunities तो उनको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है. सो ये सारी चीजें एक अलग लेवल पे प्लेयर्स को लेके जाती है. एंड दैट इज समथिंग व्हाट इन इंडियन स्पोर्ट विच आई एम सीइंग इन ओलंपिक और विद क्रिकेटर्स एज वेल, कि हमारा लेवल डेफिनेटली एज अ स्पोर्टिंग कंट्री जो 10 साल पहले था उससे तो बहुत ही हम ऊंचा गए हैं. Of course, I am not saying कि we've reached that pinnacle, but yeah, there is so much to be done. But at least वो recognition आया है, ये सारी चीजें हो रही है प्लेयर्स के लिए.
So I think that's a great initiative that about WPL and even IPL. Because I personally, when I interact with especially the women cricketers, I mean they're extremely happy about being into the team, representing being there for WPL. और जिस तरह से अभी व्यूअरशिप उनको मिल रही है, it's amazing. आई थिंक ये वही है ना कि आईपीएल को लोग हमेशा जो प्योरेस्ट होते हैं बहुत कभी कभी नेगेटिवली देखते हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड्स भी हैं। एंड वो जो हमने अभी बात करी ना कि एक सर्वाइविंग मोड से थ्राइविंग मोड में जाने की जो हमने सिचुएशन एक्सप्लेन करी, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं एक मेंटली अगर आप मॉनिटरली फ्री हो चुके हो ना, वो भी आई थिंक हेल्प करता होगा कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। बट एक्चुअली यहाँ से मैम मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, एंड उससे हम लोग जो है थोड़ा सा स्लेजिंग की बातें करेंगे। क्या होता था जब आवर फादर इज़ फ्रॉम द जनरेशन जो कि सुनील गावस्कर को आइडलाइज करते थे। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट, तब सचिन तेंदुलकर अपने लेट करियर में थे, बट ही वॉज स्टिल द बेस्ट थिंग आउट देयर। तो मैं भी उनको आइडलाइज करता था। उन्हीं के चक्कर में मैंने लियोनेल मेसी को भी आइडलाइज करना शुरू कर दिया। नंबर 10 है, काम डिमीनर है। एंड देन केम समवन लाइक विराट कोहली, जिन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया। एंड आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, जब मैं अपने क्रिकेटिंग सर्कल्स में एज अ किड बात करा करता था। इनफैक्ट इवन माई सेल्फ पर्सनली, जब विराट कोहली नए नए आए थे ना सेटअप में अराउंड 2010 के आसपास, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ही वॉज दैट अग्रेसिव गाय जो कि वो सेलिब्रेशंस करेंगे और वो स्लेजिंग भी करेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे कोई उनको कुछ बोलेगा तो। एंड ये हमारी एज अ कंट्री एक साइकी थी कि हम लोग को ऐसे टाइप के रोल मॉडल्स नहीं चाहिए। शायद हम लोग को सचिन तेंदुलकर जैसे लोग चाहिए जो कि अपने बैट से जवाब देते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते ज़्यादा। बट विद ईयर्स विराट कोहली क्रिएटेड अ होल न्यू आइडेंटिटी ऑफ द टीम, एंड नाउ वी सी कि इंडियन टीम कभी चुप नहीं रहती है, दे नो हाउ टू गिव इट बैक। ये जो मैम स्लेजिंग के ये जो माइंड गेम्स होते हैं, ये क्या आप लोग भी रिकमेंड करते हो प्लेयर्स को? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? Yeah, we don't exactly recommend sledging, but see, the basic universal rule is not to hurt anyone, whether it is, of course, physically तो कोई hurt नहीं करेगा, but not even verbally. See to it that you're not hurting anyone to an extent where it becomes, it crosses those boundaries. So of course हमको वो care लेनी है, but see, one of the best advantages of not sledging, I would say, but just being very strong and giving it back whenever it is necessary, is you internally are becoming stronger rather than कि अच्छा कोई भी कुछ भी बोले हम वो digest कर लेंगे. So one, because it does have an impact on your self esteem, on your self confidence. तो आप वो चोट लगा के लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन होने वाला है. So don't just blindly accept what other people are saying, but you have to have that judgmental value कि हम कितना वो बात को सुने और कितना हम वो accept करें और digest करें. So one, especially when we are as psychologists talking to them, so we don't say कि आप sledge करो और hurt करो verbally किसी को, but at least your internal, this is the technique that we use, that is self-talk, कि वो सेल्फ टॉक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दैट एक्चुअली कीप्स यू मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट. ओके, सो एक खरोच भी आपके कॉन्फिडेंस पे नहीं आनी चाहिए. एंड फॉर दैट व्हाट यू डू इज द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ विल मैटर द मोस्ट, नॉट व्हाट यू से टू अदर्स. बिकॉज सी, वहां पे अगेन कमिंग बैक टू, नॉट एवरी प्लेयर एंड एवरी इंडिविजुअल वुड लाइक टू डू स्लेजिंग. सो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आप ये सारी चीजें अडेप्ट कर लो और यूज करो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सेल्फ टॉक एंड द नैरेटिव्स दैट यू यूज इंटरनली टू कीप अप योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो आई वुडंट यूज द वर्ड स्लेजिंग in that way, but it is more of how you interact with yourself, how you talk to yourself, and how you keep up your confidence level going, rather than getting it destroyed by accepting and digesting what other people are saying. आई थिंक यहाँ पे भी कुछ वो एक्सेप्शंस होते हैं ना, लाइक पीपल लाइक विराट कोहली आर लुकिंग फॉर दीज ऑल्टरकेशंस, ताकि उनके दिमाग में वैसा नैरेटिव बने दैट आई हैव टू प्रूव दिस रॉन्ग. तो वो चीज़ प्रॉब्ली उनको हेल्प करती है. Yeah. So see, it's sledging again, as I said, it is also a part of the way you are made. आप
आपका बचपन कैसे था, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसे थे. सो इट ऑल इज अग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. नॉट सी हम अभी सचिन तेंदुलकर को नहीं बता सकते कि आप अग्रेसिव हो जाओ, या हम विराट कोहली को नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा टोन डाउन हो जाओ. इट्स योर पर्सनैलिटी. एंड आई ऑलवेज से दैट all of these personalities is what you have to recognize, because and stick to it, because that gives you the best out of yourself, right? So recognize it. I mean, of course we don't have to, as I said, cross the boundaries, पर आप recognize करो और stick to your personalities which are actually very very helpful to you. So as I said, I gave the example of one of the players कि मुझे गुस्सा दिलाओ. So गुस्सा in the sense that's something which is helpful to that player. So there's nothing wrong, but aggression, being very angry, or getting into that challenging mindset is all the part of the personality. Not every player would adapt to it. They have different patterns and different ways of doing that. So we don't teach sledging. We don't Yeah, teach I sledging. get it. It's a byproduct, I think. But मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला था ना, एक्चुअली में हमने बहुत अच्छी तरीके से सेगवे करा उसी के अंदर. एंड आई टेल यू माई इंटेंशन एंड पर्पस ऑफ दिस सेगमेंट. मैं चाहता हूँ जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू गिव देम अ कपल ऑफ रोड मैप्स कि देखो ये तुम्हारे आइडल्स हैं, इन सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, और ये अपनी पर्सनालिटीज़ में एग्जिस्ट करने के बाद भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं टॉप पर. एक कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होता है टॉप के लिए. एंड इसमें हम लोग ऑफकोर्स 2-3 फैन फेवरेट्स की बात करेंगे. लेट्स एक्चुअली एक्सपैंड एंड गेट डन विद विराट कोहली फर्स्ट. मैंने एक और चीज़ जो नोटिस करी है मैम, जब भी ये जो द होल आइडिया कि तुम मुझे राइल अप करोगे तो दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मी, मुझे इसके पीछे की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. बिकॉज ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करे दोनों साइड्स, वेयर इफ समबडी इज ट्रिगरिंग मी इन अ गेम, that will motivate me to perform even better and prove that person wrong. At the same time मैंने ये केसेस भी देखे हैं कि कोई मुझे जब ऐसे स्लेजिंग कर रहा है या फिर राइल अप कर रहा है, he is basically successful in breaking my concentration and then in rage I end up giving away my wicket. ये बहुत ही एक थिन लाइन होती है जिसको आपको ट्रेड करना होता है. ये कैसे विराट कोहली सक्सेसफुली करते हैं, या फिर कोई भी एस्पायरिंग क्रिकेटर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कर सकता है? So as I said कि initially हमको हमारे खुद के typical traits जो है, so I'm just using another word to personality, हमारे जो typical traits है. See अभी मैं मुंबई का क्रिकेट जो देख रही हूँ, 12 साल के बच्चे, I'm taking sessions, जो बच्चे 10 और 12 साल के हैं जो competitive क्रिकेट खेल रहे हैं, right? तो हम at the grassroots level ही हम ये introduce करेंगे, which I do usually, which I call it as creating that self-awareness in the sense कि खुद को जानो, खुद के emotions को जानो, खुद के personality को जानो, not because somebody else is telling me कि मुझे गुस्से में खेलना है और इसलिए मैं खेल रहा हूँ. आप खुद को समझो पहले, और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है at the grassroots level, जो I don't think कि ये कहाँ पे हमको at the grassroots level मिल ही नहीं रही है, because sport is not our culture, right? स्कूल में होता है मगर वो पीटी लेवल तक ही होता है, right? तो वो लेवल की ट्रेनिंग जब भी मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ तो सेल्फ अवेयरनेस एक पूरा टॉपिक में हैंडल करती हूँ बच्चों के साथ. सो एक बार जो ट्रेट्स हम जान पाएंगे तो आई थिंक वो ट्रेट्स को हमको ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड, इन ट्रेनिंग नेट्स में हमको वो सारे ट्रेट्स लेके आने, राइट? वहां पे आपको समझेगा कि मुझे कौन सा ट्रिगर हेल्प कर रहा है और मुझे कौन सा अनहेल्पफुल ट्रिगर है. जब भी आप वो सारी चीजें जानेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, कोचेस के साथ डिस्कशन करेंगे, तो वहां से भी बाहर से आपको वही इंस्ट्रक्शंस आएंगे फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम कोचेस, और खुद भी आप वो रियलाइज करेंगे कि दिस इज हेल्पिंग मी एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग मी. और क्योंकि ये सारी चीजें हमारे प्लेयर्स जो मैंने देखा है, हम डायरेक्टली मैच के टाइम पे रियलाइजेशन होता है हमको कि अरे अभी जैसे आपने बताया कि अरे कोई कुछ बोल रहा है या स्लेजिंग कर रहा है तो आई एम जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड या मेरा कॉन्सेंट्रेशन चले जा रहा है. तो वो रादर देन मैच के टाइम पे रियलाइज होने से अच्छा है कि आप ये खुद को जानो और वो सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करो. बिकॉज सी आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट क्रिकेटर हु इज एक 12-13 साल का जो है एटलीस्ट 3 घंटा दिन में प्रैक्टिस करता है. ओके, आप समझ लो कि 5 दिन है हफ्ते में और 3 घंटा, सो 15 आवर्स अ वीक, सो 15 into 4, लाइक एक मंथ में 60 आवर्स तो उनका ट्रेनिंग हो जाता है.
और हम एक मैच खेलते हैं, शायद T20 होगा तो 4 आवर्स होता है. सो 60 आवर्स का जो आपका ट्रेनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ऑटोमेटिकली वो 4 घंटे में आप खुद मोल्ड ही हो रहे. हम क्या करते हैं, वो 60 आवर्स जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चले आते हैं, बट वो रियलाइजेशन डायरेक्टली मैच में हो जाता है और वहां पे अंडर प्रेशर हम ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते. सो वॉट एवर यू हैव टू लर्न, यूज दो 60 आवर्स दैट यू आर स्पेंडिंग इन अ मंथ, और इस तरह से चूज करो कि आप स्किल पे भी काम कर रहे हैं, आप माइंडसेट भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाके आपको सिर्फ ग्राउंड पे इट विल कम, बिकॉज दैट हैज बिकम अ हैबिट. वॉट आई अंडरस्टूड वॉज यू आर सेइंग कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जब ये टेस्ट में नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो स्किल तो प्रैक्टिस होती है, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है. यस, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो अभी मैं जब भी इंटरेक्ट करती हूँ प्लेयर्स से, सो वो बात करते हैं मेरे से कि बाजू के नेट में जो कुछ बोल रहा है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. ओके, अभी एक ट्रिगर है, हम लेते हैं उसको लाइटली या छोड़ भी देते हैं, बट दैट इज इंडिकेशन कि ये सारी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है. तो मेरे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स क्या है? नॉट नेसेसरी कि सामने से बॉलर आ रहा है और वो पेसर है या स्पिनर है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, नहीं, बाकी सारी चीजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है. या कोई उधर ग्राउंड के बाहर बैठा है, शायद पेरेंट भी बैठा होगा कोई, तो आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई पेरेंट एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. सो छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये हम इग्नोर करते हैं. और ये सारे क्यूज, ये सारे ट्रिगर्स आपको सडनली अचानक मैचेस में नहीं आएंगे. दे आर देयर एग्जिस्टिंग इन ट्रेनिंग, इन द नेट्स, इन प्रैक्टिस. पर हम वी आर नॉट वेरी, वो रिकग्निशन मोड में हम नहीं रहते हैं तभी. एंड दिस इज वेयर एज आई सेड कि वही मैं प्लेयर्स को सिखाती हूँ कि आप अवेयर हो जाओ कि कौन सी चीजें आपको हेल्प करती है. छोटे छोटे क्यूज है, बट यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि ये आपको इधर ही मिलेंगे ये क्यूज. मुझे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी थी आज के पॉडकास्ट में मैंने सीख ली. दिस इज़ अ यूरेका मोमेंट फॉर मी, बिकॉज ऑनेस्टली जैसे मैंने ऐसे किस्से सुने कि 2003 वर्ल्ड कप के टाइम पे सचिन तेंदुलकर जब प्रिपेयर करते थे वर्ल्ड कप के लिए, तो वो थर्ड मैन के पास घास कितने लेवल की कटी हुई है वो भी देखते थे, ताकि मैं वहाँ पे शॉट मारूंगा तो बॉल तेज जाएगी कि नहीं ये पता हो. इस लेवल की फाइन डिटेलिंग अगर आप अपने मेंटल एस्पेक्ट्स के लिए भी कर रहे हो नेट्स पे कि मुझे क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं. एंड मैं इसको एक थोड़ा एक लाइटर वे में बोलूँ तो ये हमारे कॉन्टेंट क्रिएशन की स्पेस में दिस इज एक एनालॉजी का मैं ड्रॉ करूँ, इट्स बेसिकली कि आपका क्या स्किल है उसको मोनेटाइज करना सीखो. तो आई थिंक इफ विराट कोहली गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एग्रेशन, तो उसके क्या ट्रिगर्स हैं उसको समझना एंड उसको मोनेटाइज करना, इट्स ग्रेट, इट्स एक्चुअली ग्रेट. एंड आप इसके ऊपर काम कर रहे हो मैम, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एज वेल. बिकॉज आई बिलीव कि हम सीधा एलीट एथलीट्स को नहीं डेवलप कर सकते ना, हमको वो ग्रास रूट लेवल से ही डेवलप करना है. तो हमको सडनली वो एक मेंटल टफनेस तो अचानक पिल देके तो नहीं होता है. दीज आर ऑल वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, और इससे ही वो मेंटल टफनेस धीरे धीरे वो लेवल पे जाता है. सो अचानक तो नहीं जाएगा. एंड आई थिंक कोचेस वुड प्ले अ बिगर रोल इन दिस मैनर, वेयर एंड ऑफ कोर्स द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स को ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है कोचेस की तरफ कि ये सारी चीजें, दीज आर सम थिंग्स विच हेल्प मी, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी डू, विच मुझे नहीं हैंडल करने आती है, बट दे विल कम अप इन द मैचेस. सो फिर वी हैव टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू हैंडल. सी, हम सारे 10 चीजों पे तो हम एक्सपर्ट प्लेयर्स को नहीं बना सकते. सो आउट ऑफ 10 मे बी 6 चीजें ऐसी होगी कि दे आर एबल टू हैंडल, पर 4 चीजें ऐसी होगी कि वो डिस्टर्ब करेगी उनको मैचेस में भी. सो वी हैव अ प्लान बी टू हैंडल फॉर दैट. सो प्लान ए, प्लान बी जो हम हमेशा क्रिकेट में बात करते हैं, सो दीज आर ऑल्सो प्लान एज एंड प्लान बीज दैट वी हैव टू maybe start working on right into our practice sessions. Even mental aspects से प्लान ए और प्लान बी होना जरूरी है. It's actually crazy the amount of detailing. Yeah, so this is what I call it as कि ये चीजों से आप एक 360 डिग्री एंगल में आप ट्रेन कर रहे हैं. इन द सेंस स्किल पे तो है, ये फिटनेस है, डाइट है, सब है, पर मेंटल एस्पेक्ट कहाँ पे तो छूट रहा है. सो मेंटल एस्पेक्ट नॉट कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिल्ड करें, उसका रूट जो है ये सारी चीजों पे है. सो वो जैसे हम काम करना शुरू करेंगे, वी आर प्रिपेयरिंग द प्लेयर पूरा 360 डिग्री एंगल में. मैम इसके हम लोग एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड पे चलते हैं ज़रा, और हम लोग ज़रा बात करते हैं हमारे जो सबके आइकॉन है महेंद्र सिंह धोनी की भी.
एक जो हमने रूट अभी विराट कोहली के थ्रू समझा, एक एकदम ही ऑपोजिट रूट ये है। एंड मैम पता है, ऑफ कोर्स धोनी बीइंग मिस्टर द कैप्टन कूल जो टैग है वो तो सबको पता ही है। मुझे एक और एंगल इसका समझना था आपसे। आई थिंक ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड भी हैं। एक तो ऑफ कोर्स कि हाउ इज़ ही सो कूल एंड व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड इट। सेकेंडली मुझे जो लगता है, जो लोग शायद डेल्व नहीं करते इसके ऊपर, इट इज़ नॉट जस्ट दैट ही इज़ काम, बट ऑल्सो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितनी एक्यूरेट और कितनी तेज हो रही है अंडर प्रेशर। परहैप्स इट इज़ एन आउटकम ऑफ बीइंग काम। वो दोनों चीज़ें आदमी कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी एग्जैक्टली? सो यू आर सेइंग कि कामनेस कैसे डेवलप करें और डिसीजन मेकिंग कैसे डेवलप करें? या लाइक एक्यूरेट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, या क्या वो सिर्फ इनबॉर्न ही आता है या फिर आप ट्रेन कर सकते हो? ना 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 ना। सो डिसीजन मेकिंग में मेरा बहुत ही फर्म कहना है कि डिसीजन मेकिंग एक एस्पेक्ट ऐसा है कि यू आर नॉट बॉर्न विद इट, वो हमको डेवलप ही करना पड़ता है। सो वन ऑफ द वेज कि वो एक्सपीरियंस से आप डेवलप करेंगे, और ये एक्सपीरियंस इन द सेंस जिस तरह से आप खुद को मोल्ड कर रहे हैं, राइट, जिस तरह से आप बचपन से कुछ चीजों से गुजर गए हैं, सो वो शायद वो आपको डेवलप करेगा और वहां से वो डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प करेगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत चीजें कोचिंग पे कनेक्टेड है और आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे भी कनेक्टेड है, स्पेशली जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग, अभी हम MS धोनी की बात करें तो ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग है, पर जब भी मैं पेरेंट्स के साथ भी बात करती हूँ या कोचेस के साथ बात करती हूँ, आउट ऑफ द फील्ड भी जो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लेने की चीजें हैं, वहां पे भी आप कैसे डेवलप करते हैं प्लेयर्स को, इट ऑल डिपेंड्स इवन ऑन दैट, राइट। सो आप whether you are making the player an independent minded or whether you're making a player dependent, it all depends on आपका डिसीजन मेकिंग वहां पे कैसे होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा मैं क्रिकेट से हट के बात करती हूँ कि आई ट्रेन अ लॉट ऑफ टेबल टेनिस प्लेयर्स एज वेल। सो बहुत बार मैं दो अलग अलग टाइप के प्लेयर्स को देखती हूँ कि एक सेट ऑफ प्लेयर्स ऐसे है कि हर एक पॉइंट के बाद, चाहे वो पॉइंट जीते या हारे, they will look behind and look at the coach, waiting for the instruction, feeding in coming, okay। so वो एक टाइप के प्लेयर्स है। दूसरे ऐसे प्लेयर्स है बिंदास, अब कोचेस कहाँ बैठे, पेरेंट्स कहाँ बैठे पता भी नहीं होता है, they are just playing their own game, okay। so this is what I call it as an independent minded player and a dependent minded player। बहुत सारे कोचिंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता भी है कि what I say you have to do it, या you give them complete freedom, but we have to strike a balance between the two, और ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत डेवलप कर देता है, राइट। सो आई हैव सीन अ लॉट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसे कोचेस जिनके साथ मैंने इंटरैक्ट किया है, दे विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस बट दे विल ऑल्सो गिव यू अ लीवे टू डिसाइड, एंड दैट्स द बेस्ट वे। जैसे मैंने बताया कि वो बैलेंस स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है, कि आपको क्या करना है वो नहीं बताना है, आपको इंस्ट्रक्शंस या ये क्यों करना है, यू हैव टू गाइड देम, बट ऑल्सो टेक द इनपुट फ्रॉम द प्लेयर्स कि मैं वो सिचुएशन में कैसे खेलूंगा या वो शॉट में कैसे खेल सकता हूँ, एंड हैव अ डिस्कशन, अ वेरी वेरी a very I would say a fruitful discussion with the coaches would help you to develop as a good player and a good decision maker on the field. So that is one. So decision making वो हम build कर सकते हैं, definitely you're not born with like a good decision maker, but also the second thing is when we're talking about MS Dhoni, he works a lot on, as I mentioned earlier, plan A, plan B. And that's the second reason why we call him as Captain Cool. Because, see, in one of the interviews that I had heard long time back, he said कि मैं जब भी especially international tournaments में जाता हूँ, तो I have plan A, B and C with me. Okay, so मेरे पास options है. So plan A, B, C in the sense I have alternatives. So A नहीं चला तो मुझे पता है कि मेरे पास B है, B नहीं चला है तो मेरे पास C है. Okay, that is one of the ways कि आप कैसे calm down और cool रह सकते हैं. Imagine कि आपके पास option ही नहीं है, सिर्फ एक प्लान लेके आप चले हैं और वो एक आध दिन ऐसे होता है कि वो प्लान नहीं चलेगा. What is the other alternative? And that is what will completely वो havoc कर देगा यहाँ पे. So the more you have alternatives ready, the more calmer and cooler you are on the field. Because you have more security in mind as well.
एब्सोल्युटली सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन. मैंने स्पोर्ट्स में भी देखा है, एकेडमिक्स में भी देखा है कि जैसे आपके ऑप्शंस ज्यादा है, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, तो हम वो प्रेशर लेके नहीं चलते कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, राइट. एंड द थर्ड ऑफ कोर्स वो मेंटल एस्पेक्ट्स पे आता है कि यू नो सर्टेन टेक्निक्स दैट यू फॉलो ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक आई ऑलवेज टीच प्लेयर्स द ब्रेथ वर्क. That's the most important part to work on your mindset, which makes you calmer and cooler at that moment. And the moment you are calm, you are able to take quick decisions. The more it's all clouded over here, वो negative impact आपके decision making में होगा ही होगा. So the first thing is again at the grassroots level हमको सिखाना है कि ये सारी चीजें हम बचपन में ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करें. मेडिटेशन कैसे होता है, ब्रेथ वर्क कैसे होता है, रेगुलर बेसिस पे हम ये कैसे प्रैक्टिस करें ताकि ये बिकम्स अगेन अ हैबिट. और आप वहां पे ही यू नो मेंटली बच्चों को छोटे एज में ही काम डाउन कर रहे हैं. एक बार काम डाउन कर रहे हैं तो उनको पता है कि वहां पे जाके इफ आई एम मेंटली कूल, आई नो आई कैन टेक बेटर डिसीजंस. बिकॉज ये इट गोज हैंड इन हैंड. द मोमेंट आई नो आई एम काम एंड कूल, माई decision making ability is much better, and it's proven by research. हम एक और चीज़ जो MS धोनी ने कही थी, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा यही गया था कि हाउ डू यू स्टे सो काम अंडर प्रेशर. सो ही सेड इट इज़ वेरी इजी, डोंट थिंक अबाउट द आउटकम. एंड द थिंग इज़ कि अब ये चीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है एंड लगता है कि क्या आदमी है, बट फिर उस चीज़ को इम्बाइब, जब आपको पता है आपको क्या चीज़ इम्बाइब करनी है, उसके बाद भी वाई इज इट कि इतनी डिफिकल्ट चीज़ है ये इम्बाइब करना अपने अंदर. बिकॉज सी हम जो एक्सपेक्टेशंस बाहर से आते हैं, वेदर यू आर एट अ ग्रासरूट लेवल या आप एक लेवल पे खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन का जो बोझ होता है ना वो बहुत है हमारे ऊपर. तो वो हमको ना प्रोसेस से थोड़ा दूर हटाता है. See, everybody, whether it is MS Dhoni, whether it is Rafa, Federer, everybody, Djokovic, everybody has said कि come back onto the process, right? Process and what I always, teach players the three P's. The first one is come back onto the present. Okay, come back onto the process. So the more you are thinking about the process, otherwise we are either thinking about the past या हम future के बारे में सोच रहे हैं. फिजिकली तो वो मोमेंट पे है, मगर मेंटली हम आइदर ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन में है. सो जब भी हम खुद को प्रोसेस में लेके आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बैटिंग हो, तो जस्ट टेल योरसेल्फ, रिमाइंड योरसेल्फ कि आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है. द मोमेंट यू कम बैक ऑन टू द प्रोसेस, यू गो ऑन टू द सेकंड पी, दैट इज यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट. एंड द वे यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, द परफॉर्मेंस इज बाउंड टू हैपन. एंड ईच एंड एवरी प्लेयर across all sports, all the legends have spoken about process. But it is a difficult thing to do. As human beings, हमको वो process पे रहना बहुत difficult है. और again, right from the younger ages, हमको ये process सिखाना है players को. क्योंकि हम ये process सिखाने जाते हैं या ये advice करने जाते हैं at a bigger stage, on a bigger stage. तो अचानक तो mind एकदम change नहीं होगा कि अरे हमको process पे ध्यान देना है. It is day in and day out in your training session. तो मैं जब भी क्रिकेटर्स के साथ काम करती हूँ तो in the nets मैं उनको लिखने बोलती हूँ, just take a paper maybe on the nets और आप स्टम्प्स के बाजू में रखो कि can you hear me? Yeah. Please. Okay, so or you can keep it next to the stumps. आपके 2 या 3 processes वहां पे लिख के रखो so that your mind will keep going on to the process, right? और थोड़ा भी दिमाग हट रहा है, just come back, read that. So this is what I do with my archers, my shooters, my cricketers. That is how you train to come back into the process. So एक बार वो process वाली habit लग गई, that's what is going to help you even in the matches. That is why directly going on to the process in the matches, it's difficult. मैम बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, मैं आपकी जो अभी आपने मुझे धोनी के बारे में सिखाया, मैं वो लर्निंग अप्लाई करके एक बार पिछले चीज़ को कोरिलेट करना चाहता हूँ. एंड आप प्लीज़ मुझे बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं. सो जब आपने मुझे ये बताया कि डिसीजन मेकिंग में जब आप काम हो और आप प्रेजेंट
पे फोकस कर रहे हो, आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस नेचुरली फ्लो करेगी ही करेगी। इसके लिए काम हेडेड होना एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो लोग अब पूछेंगे कि अच्छा तो फिर विराट कोहली का एग्रेशन इतना ज़्यादा है तो वो एक इतने सक्सेसफुल कप्तान कैसे थे? तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इन मोमेंट्स ऑफ क्रूशल डिसीजन मेकिंग यू मस्ट बी काम, एंड हेंस आपको अपने एग्रेशन को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक वो क्वालिटी विराट कोहली की रिस्पेक्टेबल है। Yes, absolutely, very true. Because see, it's aggression. I always say aggression is not bad. Yeah, it's positive aggression that helps you. So you have to just try and understand कि positive aggression क्या है, negative aggression क्या है. So विराट कोहली का positive aggression है जो उनको performance को enhance करता है, and he has again imbibed maybe that quality to channelize it in a right manner, right? तो वो अदरवाइज अलग डायरेक्शन में चली जाती तो वी वुडंट हैव सीन हिम हियर। या सो दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है मैम, इसके बाद हम लोग अपने फाइनल पे के बारे में बात करते हैं। एंड ये एक बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है हमारी लाइफ्स में, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड हूँ क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ हार्डली कभी क्रिकेट में होते हुए देखी है। आई एम एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट अ करंट मेंस कैप्टन रोहित शर्मा। हमने इनके साथ क्या देखा, जब सपोजिटली अभी जो लॉकडाउन का एरा था उसमें उनका T20 फॉर्मेट थोड़ा सफ़र कर रहा था पर्सनली, एंड जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अपने आप को एकदम री इन्वेंट करा है एट द एज ऑफ 36-37, जब लोग रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। मेरा एक्चुअली ऑफकोर्स इसमें स्किल का बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव होगा एंड वो कोचेस बताएंगे, बट मैं साइकोलॉजिकली आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या होता है, जैसे कि मैम हम सब ने सुनने एक्सपीरियंस भी करा, एज यू ग्रो ओल्डर आप ज़्यादा आपके थॉट पैटर्न्स रिजिड होते रहते हैं। आप उन चीज़ों को अनलर्न करके नई चीज़ों को रीलर्न करके उनको एक्सेप्ट करना एट दैट स्टेज, आप कंट्री के सबसे टॉप पोजीशन पे हो व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, उसके पीछे का क्या मेंटल टॉयल चाहिए होता होगा, अपने आप को तोड़ना, एकदम अपनी ईगो को हटाना और अपने आप को रीबिल्ड करना एट दैट एज, वो एक बार आप एक्सप्लेन करिए प्लीज। आई थिंक व्हाट one thing, the only thing that comes to my mind to answer this question is the goal that you want to achieve, the ultimate goal that you want to achieve. Because the moment वो goal आपको सामने दिख रहा है, the goal has the ability to motivate you, and वो motivation has the ability to, as you said, unlearn certain things which are unhelpful and relearn certain things which you know are going to help me, but more than me, it's going to help the team. But goal has the complete power to change a player, change the attitude and the mentality of the player. और ये गोल का जो एक तरीका, एंड इट्स नॉट ओनली गोल कि आई वांट टू विन अ वर्ल्ड कप, राइट? सो वो तो एक गोल है, मगर वो गोल सेटिंग के इतने सारे स्टेजेस और इतने साइंटिफिक तरीके हैं गोल सेटिंग के। इट इज अ ब्यूटिफुल वे कि जो हम ये तरीके जैसे सेट आउट करते हैं प्लेयर्स के लिए, ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन बिल्ड होता है। सी जनरली वी से कि अच्छा गोल होना है, अच्छा मुझे कुछ विन करना है, या ये टूर्नामेंट में अच्छा खेलना है, या मुझे सेंचुरी लगानी है। ऑफकोर्स वो तो एक आउटकम गोल है आपका, पर हमको वो इनवर्ड टर्न करना है, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल साइंटिफिक वे, द वे वी टीच गोल सेटिंग टू द प्लेयर्स। सो जैसे रोहित शर्मा की बात करें, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट, one of the finest players of our country has been with the team and motivating the team and doing so much for the players for so long. I think वो एक जो click हुआ है, that ultimate goal which was always there, पर of course जो breakdown शायद वो हुआ होगा गोल में, I don't really know internally what has happened in the team, but I'm sure जितना सारा मैंने सुना है, वो जो ब्रेकडाउन हुआ है गोल का, कि हम कैसे, वन इज गोल, बट सेकंड हाउ डू वी रीच टुवर्ड्स द गोल, व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी सेट टुवर्ड्स द गोल, ये सारी चीजें बहुत काम करता है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि स्किल एक वे है टू रीच दैट, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन इफ यू वांट टू come together and achieve that one single goal, because it is difficult, especially in the team games. And at that age also, I am assuming. At that age, absolutely. And see, it's the moment कि वो हमारे पूरे कंट्री का गोल है और सारे हम वो चाहते हैं एक गोल, so there are, as I said, you are ready to just let go of things which you have, वो हम पकड़ के रखे थे बहुत सालों से,
So you're just ready to give in and relearn certain new patterns, and which I have seen maybe even on screen, and how much ever I have heard, Rohit Sharma has done that. And hats off to him for all of those things, because at that age it's very, very difficult to do it. मैम बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जहाँ पे हम लोग एथलीट्स इन जनरल की बात करने वाले हैं, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि एक जो टॉप एथलीट होता है वो एक्चुअली में एक दिन में कितने आवर्स डेडिकेट करता है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल या जैसे आपने कहा कि ये फोकस के लिए या फिर इसके लिए? Okay. Elite players you are asking. या अभी अवेयरनेस आया है तो मे बी 15-20 मिनट्स पर डे. अच्छा, डेली बेसिस पे करते हैं प्लेयर्स? वेरी फ्यू जिनको अभी वो बिलीव आया है कि वो हेल्प करता है ये सारी चीजें, तो 15-20 मिनट. एंड दैट इज व्हाट वी एज साइकोलॉजिस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 घंटा तो लगता ही नहीं है. और है ही नहीं मेंटल ट्रेनिंग में 2-3 घंटा हर रोज कुछ करने के लिए. इट इज ओनली 15-20 मिनट्स, बट उसमें इतनी पावर है फॉर यू टू गो ऑन टू अनदर लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल. So it's just maybe see आप breath work की बात करो, it is just 10 to 15 minutes. आप meditation की बात करो, it is max 5 to 7 minutes. Of course वो depend करता है player to player, but max to max I would say आधा घंटा, उसके ऊपर तो है नहीं. So reflection की बात करें तो every day when you are getting into the habit of reflecting, setting goals, analyzing your goals, ये सारी चीजें max आधे घंटे में हो जाती है. ठीक है मैम, यहाँ से हम लोग थोड़े से और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे. जो मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, आई पुट यू इन अ स्पॉट. हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, इन 3 क्वालिटीज़ के अलावा कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जो कि इन टॉप एथलीट्स में कॉमन आपने देखी है, जो हेल्प करते हैं सक्सेसफुल होने में. One of the best thing that I have seen is moving out of the comfort zone. I think रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, he is a big example of that. Absolutely. That is what I meant कि you know at that level वो एज पे, क्योंकि वो एक हैबिट से थोड़ा दूर जाना, so habit is your comfort zone, right? So उसमें से थोड़ा हटना, दूर जाना is, you need extreme amount of courage, extreme amount of mental tolerance to do that. And that is one common ingredient which I have seen in most of the players across sports, and which is the main ingredient to reach a particular level जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं. So moving out of your comfort zone is something that again I teach kids right at a younger age. Yeah, ma'am, when you're dealing with so many athletes, so what I wanted to ask is what is the toughest emotion that you like, what is it जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है कि इस इमोशन से डील करना प्रॉब्ली थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है? That's a tough question for me. Demotivation. And how do you counter this? One, again, it's a, I wouldn't say it's a long process, पर थोड़ा एक शायद एक grueling process है वो कि see, motivation is one thing जो हमको पता है कि 99% जो players खेल रहे हैं वो internal motivation है उनमें, right? And that's the reason why हम 5 बजे उठ के ग्राउंड पे जाते हैं, खेलते हैं, धूप में, बारिश में, whatever it is, they're doing that. That's because I'm motivated, internally motivated to do that. Demotivation is something either हमको जानना है कि बाहर से कुछ प्रेशर आ रहा है इसलिए हम खेल रहे हैं, अंदर से तो खुश नहीं है मगर किसी के लिए हम खेल रहे हैं इसके लिए वो डिमोटिवेशन आ रहा है, या किसी को खुश करने के लिए वो हम we are just adapting to that kind of a thing. So that's a little tricky for a sports psychologist to identify, क्योंकि ये यूजुअली बाहर से नहीं दिखता है. खेलते तो सभी है, आप देखेंगे तो 18 के 18 अंदर खेल रहे हैं, बट वो मोटिवेशन लेवल किसका कहाँ पे और क्यों रहेगा वो हमको जानना बहुत जरूरी होता है, और वो इतना विजिबल नहीं होता है, राइट? सो दोज हु आर डीमोटिवेटेड, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि उसका रीजन क्या है. और पर्सनल रीजन होगा, फैमिली रिलेटेड इश्यूज होंगे, कुछ भी होगा, एंड नॉट एवरी प्लेयर इज एज वोकल एज द अदर. तो वो ढूंढना, we have to dig deep into it and then find out the answers. It's very, very difficult. And for that,
if you are as a psychologist working with the team and the players since a very long time, तो वो एक rapport build हो गया, so they'll come and tell you. Otherwise, very very difficult, because बहुत सारे बहुत सारी चीजें जुड़ी है इससे कि how will the psychologist take it, वो कहाँ पे तो spread ना हो जाए, एसोसिएशन तक ना जाए, कोचेस की तरफ ना जाए, बाकी प्लेयर्स की तरफ ना जाए, so they might as well prefer to keep mum. So ये one of the things is which is very difficult as a sports psychologist to find out and deal with, but वो connect होगा players के साथ, then we can manage it really well. I respect the way you answered this one, क्योंकि मैं इसी पे एक्सपैंड करना चाहता हूँ. देखिए मैम, जब भी ये टीम स्पोर्ट को आप खेल रहे हो या उसके साथ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपना काम जो भी है, ऑफकोर्स 11 प्लेयर्स फील्ड पे होते हैं, कुछ प्लेयर्स बेंच पे होंगे. इन माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, आपका गेम का बेस्ट तभी निकल के आ पाता है व्हेन यू आर रेडी फॉर दी अपॉर्चुनिटी. वो जब भी आए, एंड उसके लिए आपको एक हैप्पी पॉजिटिव माइंडसेट में होना चाहिए कि मेरे पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसको ग्रैब कर लूँगा. ऑन दी अदर हैंड, जब आप बेंच पे होते हो तो कई बार ऐसा होता है यार कि जैसे आपने डीमोटिवेशन की बात करी, या फिर एक और ऐसे सेंस ऑफ फीलिंग कि यार कब आएगी अपॉर्चुनिटी, अब अगर आएगी तो कहीं मैं अपने रिदम से बाहर तो नहीं निकल जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब मैं प्रेशर में आके इतने टाइम बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उस पर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा. दैट माइंड स्टार्ट्स टू स्पायरल इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस. उसको आप कैसे डील करते हो एग्जैक्टली उन प्लेयर्स के साथ? सो जो बेंच पे है, सो अगेन मेरा एक तरीका होता है कि जो 11 खेल रहे हैं, ऑफकोर्स मैं उनके साथ बात करती हूँ, पर जो बाहर भी बैठे हैं, बिकॉज सबसे बड़ा रोल उनका होता है, राइट? क्योंकि वो बाहर से मोटिवेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, या जब भी ऑफ द फील्ड जो इंटरेक्शन होता है तो वो भी उनके साथ होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वर्किंग एज अ टीम, राइट? तो मेरे सेशंस जो होते हैं वो 11 के साथ होते ही है, बट वो जो बाहर बैठे हैं उनके साथ भी, जो रिजर्व्स में है उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन होता है, सो दैट आई टेल देम कि वन, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, कभी भी ऐसा मौका आ सकता है कि कुछ भी हो गया और आपको जाना है, सो यू हैव टू बी रियली रेडी. तो आपका माइंडसेट वो हिसाब से आपको रेडी करना है. बट वी आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू और टेलिंग यू फॉर दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और अ मैच, पर यू आर हियर फॉर अ लॉन्ग टर्म, right? You are not only a player for this tournament or for this match. You are a player because you have a long way to go. So we have the preparation to be done, not only for this, maybe a World Cup or maybe this tournament, but so many of them that are going to keep coming. So हमारा mental preparation हर एक मैच के लिए, हर एक टूर्नामेंट के लिए, हर एक साल के लिए होना चाहिए, not only for this tournament. So वो हिसाब से then again giving them goals, giving them certain tasks, और वो प्रेपरेशन, मेंटल प्रेपरेशन उनका होता है. बाहर भी बैठे तो भी what are the things that you have to understand, what are the things कि आप एनालाइज कैसे करेंगे, आप किस तरह से, शायद एक आध प्लेयर आउट हो गया है तो हम वो सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं. सो वो एनालिसिस, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ लर्निंग. सो बाहर बैठे इसका मतलब नहीं कि आप सीख नहीं पा रहे, पर इन फैक्ट वी हैव सो मेनी मेंस क्रिकेट में जो पानी लेके जाते थे और they have reached such a great level because they have learned, they have kept their mind open, they have grasped certain things, they have kept their analytical mind open to learn so many things. मैम, एक जो जितने भी टॉप एथलीट्स होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट क्योंकि स्पेसिफिकली इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, डू यू फील कि उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर होता है कि उनको सिर्फ एज क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करना, बट दे ऑल्सो हैव टू बी ग्रेट रोल मॉडल्स फॉर द कंट्री इन फैक्ट, एंड डू यू थिंक ये चीज़ फेयर एक्चुअली होना? मैं इसमें एक्चुअली एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैम. इसके बाद आई लव टू, एंड इसके ऊपर इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू वांट टू आंसर दिस और नॉट, आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस. जैसे व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, मेरे दिमाग में ये थीम कब आया था, व्हेन आई वाज एक्चुअली परसुइंग क्रिकेट. उस टाइम पे हार्दिक पांडे के साथ जो हुआ था ऑन कॉफ़ी विद करण, कि उनने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करा तो उनको बैन मिल गया. मैं इसमें नहीं जानने वाला कि वो सही है या गलत है, बट मुझे बस ये लगा था कि इंडिया में फ़ैन वर्शिपिंग इतनी ज़्यादा है, आइडल वर्शिपिंग इतनी ज़्यादा है कि जब आप किसी पब्लिक फील्ड में होते हो तो आपको सर पे चढ़ाया भी जाएगा लेकिन उतारा भी जाएगा बहुत ज़्यादा. एंड ऐसे में एज अ क्रिकेटर आपकी जॉब है कि आप अपना गेम अच्छे से खेलो. अगर अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करो तो उसके लिए आपको बैन या फिर इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है? तो नॉट एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट स्पेसिफिकली, बट जनरलाइजिंग इट एज अ स्टेटमेंट
कि जब क्रिकेटर्स के ऊपर इतना प्रेशर है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फेम इन इंडिया, हाउ आर यू डीलिंग विद दिस व्हेन यू आर वर्किंग विद द प्लेयर्स, एंड इज दिस समथिंग विच इज कंसर्निंग ऑल्सो? Yeah, so again, maybe for me it's not to answer the question, but yeah, I'm just taking the other way to it. Is I do prepare players ki, see, when we are into sport, and that is what I have experienced as an athlete myself, there are certain things which are going to be under your control, there are certain things which are uncontrollables. Okay, so you have to be prepared for both. Okay, the things which are not under your control, ki shayad aap interview dene ja rahe hain, ya aap kuch you really have to be aware of what are the things which are not under my control, but still prepare yourself for it, and of course what are the things under your control. I think that's an enough answer for this question. Yeah, because thoda ye hatke hai question which I cannot answer this No, we question. understand. Yeah, but I think just figure out what is something which is not under your control. But yeah, I do agree कि fan following बहुत है, आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत नजदीकी से अभी प्लेयर्स को देखा जा रहा है या जाना जा रहा है. So you really need to be careful, and see, one of the most important things as every player, as every athlete, you have to maintain your self-image. I think that is something which has to be a priority. I think to summarize what you just said, कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोलेबल्स में नहीं होने वाली. द बेस्ट यू कैन डू, जो आपके हाथों में, कि आप एटलीस्ट उनके लिए प्रिपेयर करो, फिर आउटकम जो भी होगा सो होगा. बट एक्चुअली जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इससे रिलेटेड, मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेशन है इस टॉपिक के ऊपर. मैम, आजकल एक वेव आ रखी है इंटरनेट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. आई हैव पर्सनली ट्राइड इट एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी ऑन सम ओकेजन्स, ऑल्दो लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. क्या मैम फर्स्टली आप बिलीव करते हो, क्या आप रिकमेंड करते हो प्लेयर्स को, उनके अराउंड क्या ओपिनियंस? Yeah, manifestation is, I think, a very recent term which I have also heard it from my players, but हमारा तो पुराना तरीका है which we call it as visualization. Correct. So, and that works, that 200% works. But again, whether it is, you'll call it as manifestation or it's visualization, the term that we use, it has a very, very scientific way again to do visualization. So as I said earlier also, the moment I start teaching the techniques, I stick to the scientific way of teaching the techniques. One, because the moment you give a scientific touch to the technique, the players will buy it in, right? So अच्छा, breath work इस चीज के लिए करना है because ये science है उसमें, तो they will do it. The second, the benefits of it are tremendous. So visualization, manifestation it's no magic. That's one thing which I tell players. It's no magic. It's not that अच्छा किसी ने बोला है manifestation करो, मैं बैठ गया manifestation क्या चीजें हो गई. It doesn't work that way. It has the reasons why it works and also a scientific way of doing it, right? And again, the third thing is, जो शायद आपका तरीका है manifestation का, मेरा वो थोड़ा अलग होगा. So again, depending on the mindset, the personality that you are coming in from, it will differ. And that is again, as sports psychologist, I have to understand when I'm dealing with the player, and then accordingly I have to modify and give them direction कि आप manifestation या visualization किस तरीके से करें. So again, we cannot generalize कि एक दो तीन चीजें आप करो manifestation में या visualization में and it works, but every player, every athlete will have their own very specific thread attached to it. And as a professional, I need to understand that. मैम, कोई साइंटिफिक इनपुट है आपके पास कि कैसे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा? See, one way of it is visualization or manifestation works on your subconscious mind. Okay. Now, I'm not going to get into the details of what subconscious mind is, but see, when we are, right now we are talking or the players are playing on the field, हम वो कॉन्शियस जोन में खेलते हैं, राइट? ओके, बट व्हेन वी आर इनटू द मैचेस, इनटू द परफॉर्मेंसेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सरफेस पे आता है, राइट? एंड इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट ट्रेन्ड, all the anxieties and pressures are coming on surface, right?
This is a very, very basics what I'm giving of visualization. So the reason being why we have to train our subconscious mind is मैं pressure handle करने वाली चीजें visualization में जब भी मैं करता हूँ, so my subconscious mind is getting trained. And in the matches, it's my subconscious mind जो train हो चुका है, वो surface पे आ रहा है, and that's the reason why I'm able to absorb pressure. I'm able to play well under pressure. I am able to get into that zone. So मुझे automatically सारी चीजें आ रही है, right? But उसके नीचे like it's too much of work. It's not that मैं 10 दिन visualization करूँ या manifestation करूँ and I'm going to perform. It doesn't happen that way. It has to be consistently done at least for 2 months, 3 months to get into a habit. Every player, every athlete will have a different time zone when the visualization or manifestation works. So we need to understand all of these things. इस पे मैम पता है मैं एक आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ एंड आप भी अपने थॉट शेयर करिएगा इसी टॉपिक के ऊपर. सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि जितने भी अपने प्रोफेशंस के सब लोग टॉप पे होते हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं विजुलाइज तो करा ही होता है. इट डेफिनेटली हेल्प्स. बट जो करंट जनरेशन है उनके लिए वंस अगेन एक बहुत बड़ा स्टैंड पॉइंट थे जब विराट कोहली ने फॉर मी पर्सनली एक स्टेटमेंट दी थी. ये दिस इज अराउंड द 2016 IPL सीजन. तब मैंने सुना था उनको कहते हुए. बाय दैट टाइम आई न्यू व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मैनिफेस्टेशन, ऑल ऑफ दैट इज. तो मुझे समझ में आता था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. एंड मैम क्या होता है ना, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सक्सेस तो ठीक है लेकिन आप फेलियर से बहुत कुछ सीखते हो. जो असली चीज़ें सिखाती हो फेलियर सिखाती हैं. एंड कहीं ना कहीं फिर आप उस माइंडसेट पे जाते हो कि अच्छा ठीक है मैच फेल हो, मैं क्या सीख सकता हूँ इससे, मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूँ जो मैं अगली बार ना करूँ. Contrary to this, or rather adding on to this, Virat Kohli ने एक statement कही थी which still stays by me to this date. When he was in that purple patch, उन्होंने IPL के उस सीजन में 4 सेंचुरीज मारी थी. उस साल T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला था. आई रिमेंबर हिम गिविंग एन इंटरव्यू ऑन इंडिया टुडे एंड ही सेड कि मैं इस वक्त अच्छा खेल रहा हूँ. आई नो दैट मैं एक बहुत ही अच्छे फ्लो स्टेट में हूँ. मुझे याद रखना है, आई वॉन्ट टू रिमेंबर द फीलिंग एंड द माइंड सेट दैट आई एम इन राइट नाउ, जब मुझे अच्छी बैटिंग हो रही है और सब नेचुरली फ्लो कर रहा है. क्योंकि जब कल को मेरा वो टाइम नहीं चल रहा होगा तो आई शुड नो इनसाइड माई बॉडी, इनसाइड माई सबकॉन्शियस हाउ इट फील्स टू बी सक्सेसफुल. ये एक बहुत ही अलग नैरेटिव था, अलग ट्विस्ट था इस पूरे लेसन के ऊपर कि फेलियर्स आपको चीज़ें सिखाते हैं बट सक्सेस कैसा फील करता है वो भी आपकी बॉडी को याद होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Absolutely. This is what we call it as self-aware. सो सेल्फ अवेयर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपने बताया कि फेलियर है या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या बैड पैच चल रहा है तभी आई नीड टू नो कि अच्छा ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है. पर जब भी चीजें अच्छी हो रही है वो भी एनालाइज करना है, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है कि ये मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था, बिकॉज ये आपके की पॉइंट्स है जो आपको अगले टाइम पे हेल्प करेंगे. सो जब भी हम एनालिसिस सिखाते हैं प्लेयर्स को, सो दीज आर द थिंग्स कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तभी भी आपको नोट डाउन करना है. जब भी चीजें अच्छी इनफैक्ट हो रही है तभी हम करते नहीं है एंड वी मिस आउट ऑन दैट गोल्डन मोमेंट कि अच्छा अरे मैंने वो तो सेंचुरी किया था पर पता नहीं मुझे मैंने क्या सोचा था तभी, राइट. वो की पॉइंट्स हम मिस आउट करते हैं उसमें. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक एंड पॉइंट भी है पॉडकास्ट के लिए. इट्स अ वेरी गुड लेसन इन माई ओपिनियन. मेरे लिए पर्सनली उस एज पे बहुत अच्छा लेसन था ये कि सक्सेस से भी सीखना ज़रूरी है, सिर्फ फेलियर से सीखना ज़रूरी नहीं है. है ना? No. Failures in fact teach you a lot, but success also teaches you, but you need to keep yourself grounded and learn कि आप सक्सेस ने आपको क्या दिया है और क्या आपने तभी किया था. ठीक है मैम, आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा मुझे. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑफ स्टेज, मैं उसको पब्लिकली भी बोलना चाहता हूँ. आई वॉज दी मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग फॉर द कंट्री. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई होप आपको भी अच्छा लगा हो मैम. थैंक यू सो मच. इट वॉज लाइक वंडरफुल एंड ऐसे लगा ही नहीं कि रिकॉर्डिंग चल रहा है. सच ब्यूटिफुल क्वेश्चंस और जिस तरीके से आपने पूरा रिसर्च करके क्वेश्चंस मेरे सामने रखे थे, आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग टू बी डन. आई रियली एंजॉयड answering your, it was not questions, I would say discussion. Yeah मैम, वही इंटेंशन होती है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मेरे पास अभी कम से कम 50 और सवाल हैं साइकोलॉजी को लेके, तो मैं आपसे 2-3 और पॉडकास्ट बाद में पूछूंगा वो. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस वन. थैंक यू सो मच. थैंक्स.
सो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं. आई थिंक मेरा कोई फेवरेट सेगमेंट चूज करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मुझे मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछने में बहुत मजा आया था. तो आई थिंक मेरा फेवरेट सेगमेंट वही होने वाला है. काफी ऑनेस्ट थॉट्स उसमें एक्सचेंज हुए थे. आई थिंक मेरा तो भाई जब हम लोग क्रिकेटर्स की पर्सनालिटीज डिस्कवर कर रहे थे एंड उनका क्या माइंडसेट रहा होगा अपने किस फेज ऑफ लाइफ में, वो मुझे जान के काफी इंटरेस्टिंग लगा. आई थिंक इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेवरेट सेगमेंट्स निकल के आ सकते हैं हर किसी के. तो आप लोग भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में.